नमस्कार, मैथ्स बाय डीके शर्मा यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग सेट 3 का डिस्कशन करेंगे। इससे पहले 2 सेट हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया है। आज तीसरा सेट का डिस्कशन करेंगे। और यार देखें, ये जो सेट होगा ना, ये अल्टरनेट डेज में आएगा। ऐसा नहीं कि इसको रेगुलर हम लोग रखेंगे। ये सेट अल्टरनेट डेज में आएगा और जो किरण 9500 प्रीवियस ईयर जो चल रहा है वो रेगुलर चलेगा, पर सेट अल्टरनेट डेज में आएगा। क्लियर है बातें। और जब ये सेट लगभग इसमें 40-50 के आसपास जब सेट हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद एसएससी सीएचएसएल वाला जो प्रीवियस ईयर का सेट है उसको भी हम लोग शुरू कर लेंगे। ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ाते हैं इसको। देखें यार का ये बहुत अच्छा सवाल है, अल्टरनेट वाला सवाल है। तो देखें यार, अल्टरनेट आपने टाइम एंड वर्क में भी पढ़ रखा है, पाइप एंड टंकी में भी पढ़ रखा है। पाइप एंड टंकी में जैसे सारे नल अगर भरने वाले हों तो वहां तो काम आसान हो जाता है, लेकिन अगर उसमें कोई खाली करने वाला नल आ जाए ना, अल्टरनेट वाला टाइप में अगर खाली करने वाला नल हो तो ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। देखिए समझिएगा यार, ऐसे हम लोग जब सवाल करेंगे बुक वाला किरण का, तो वहां पे ऐसे 4-5 सवाल करेंगे तो आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। पर यहाँ कुछ बच्चों को अगर दिक्कत हो तो आप लोग इसको माइंड मत कीजिएगा यार, 1-2 बार देख लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा। का एक टंकी में 2 नल लगे हैं। पहला नल टंकी को पूर्णतः 45 मिनट में भरेगा। पहला नल सपोज ए जो है पूरा टंकी 45 मिनट में भरेगा और दूसरा नल टंकी को 1 घंटे में खाली करेगा। 1 घंटे में यानी 60 मिनट में। तो 45 और 60 का एलसीएम 180। यार 45 चौक भरने वाला तो प्लस, 60 तिया खाली करने वाला माइनस। अब आगे कहा यदि दोनों पाइप को देखें यार, इस लाइन को देखें। कहा यदि दोनों पाइपों को बारी बारी से 1 मिनट के लिए खोला जाता है, अल्टरनेट टाइम में खोला जाता है, तो खाली टंकी को पूर्णतः भरने में कितना समय लगा। अगर कुछ ना बोले इसका मतलब पहला मिनट जो है ए को खोला होगा, दूसरा मिनट बी को खोला होगा और तीसरा मिनट फिर ए को, फिर बी को, फिर ए, फिर बी, इसी तरह से ऑर्डर रिपीट हो रहा है। तो ध्यान रखिएगा, जहां से ऑर्डर रिपीट होना चालू हो जाए लिखना बंद कर देना है। अब यार पहला मिनट ए आया, दूसरा मिनट बी आया, तो 2 मिनट में टोटल कितना टैंक भर गया। तो आप कहेंगे सर पहला मिनट ए आया 4 भरा होगा, दूसरा मिनट बी आया, इसमें से 3 निकाल दिया, यानी 2 मिनट में टोटल भर गया कितना यूनिट, 1 यूनिट भर गया। अब यार खाली करने वाला में आपको बस एक चीज ध्यान में रखना है कि जैसे सबसे आखिरी में लास्ट में खाली करने वाला नल तो आ ही नहीं सकता, चूंकि अगर लास्ट में यानी जब टैंक भरने वाला होगा उस टाइम तो आप खाली करने वाला नल को ओपन नहीं कर सकते। अगर खाली करने वाला नल को आप खोल दीजिएगा तो टैंक में जितना पानी गया होगा उसमें से वो निकालने लग जाएगा। तो खाली करने वाला के केस में बस यही चीज ध्यान रखना है कि आखिरी में खाली करने वाला नल को चालू नहीं कर सकते, क्योंकि अगर उसको चालू करिएगा तो टैंक में जितना पानी गया है उसमें से वो कुछ निकालने लग जाएगा। तो बस ध्यान यही रखना है कि खाली करने वाला के केस में टोटल कैपेसिटी है 180, खाली करने वाला का क्षमता पहले घटा दीजिए यानी 177। अब दूसरी चीज ध्यान में रखना क्या है कि यार 177 जो भी आया खाली करने वाला के एफिशिएंसी को घटाने के बाद जो भी रिजल्ट आया, इससे छोटा नंबर, इसके बराबर नहीं, हमेशा इससे छोटा नंबर, 177 से छोटा नंबर कौन, जो 1 से पूरा कटे। तो मेरे भाई 1 से तो 177 भी कटेगा, पर ध्यान क्या रखना है कि 177 से हमेशा छोटा लेना है। तो 177 से छोटा नंबर कौन जो 1 से कटेगा, तो आप बोलेंगे सर जी 176। तो 176 से यहां गुना करिए, तो आप जानते हैं इधर भी टाइम के यूनिट में भी 176 से गुना, तो 2 छक 12, 2 सते 14, 1 15, 2 1 3, तो 352 मिनट में 176 यूनिट पानी भर गया। अब शेष बच गया कितना, तो आप बोलेंगे सर शेष बच गया, टोटल टैंक है 180 यूनिट का, 176 यूनिट भर गया तो शेष बच गया कितना यूनिट, 4। अब ये जो शेष बचा है, ये शेष टैंक भरने के लिए कौन आएगा, तो पहले ए आएगा। तो ए 4 लीटर पानी या 4 यूनिट पानी 1 मिनट में भरता है, तो बचा हुआ है कितना यूनिट भरने के लिए, 4 यूनिट। तो इस बचे हुए 4 यूनिट को कितना मिनट में ए भरेगा, तो 1 मिनट का टाइम और लेगा, यानी टोटल टैंक भरने में लग गया 353 मिनट। अब यार 353 देखें आवर मिनट मिक्स करके दिया है, तो 353 मिनट यानी 60 से डिवाइड करिएगा, 6 × 5 = 300 यानी 5 आवर।
और 53 मिनट, 5 घंटा 53 मिनट, ऑप्शन नंबर डी। तो खाली करने वाला में ये चीज आप ध्यान में रखेंगे कि खाली करने वाला का एफिशिएंसी पहले टोटल में से घटा देना है। क्यों घटा देंगे? क्योंकि खाली करने वाला तो आखिरी में आएगा तो वो खाली करेगा, पर हमको टैंक भरना है, तो इसीलिए खाली करने वाला के कैपेसिटी को पहले घटा लीजिए। अब आ गया 177। अब 177 के बराबर नहीं, हमेशा 177 से छोटा नंबर पिक करिए जो कि 1 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। तो 177 से छोटा नंबर कितना? तो आप बोलेंगे सर जी 176। क्लियर है ना? हमेशा जो आएगा इससे छोटा नंबर लेना है। जैसे मान लीजिए, थोड़ा सा बस 1 मिनट लेंगे यार, 1 मिनट। जैसे मान लीजिए यहां पर आता कि 2 मिनट में 2 लीटर भर रहा है, तो अब देखें यार 177 के बराबर नहीं लेना, 177 से छोटा नंबर कौन जो 2 से पूरा पूरा कट जाए? तो आप कहेंगे सर 177 से छोटा नंबर 176 है जो 2 से पूरा पूरा क्या हो जाएगा? तो हमेशा छोटा नंबर को पिक करिएगा, हमेशा छोटा नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए दूसरा का ए बी सी के कार्य क्षमता का अनुपात। कार्य क्षमता यानी एफिशिएंसी। ए बी सी तीनों के एफिशिएंसी का रेशियो दिया है 2:5:7। एफिशिएंसी आप सभी को पता है, एफिशिएंसी यानी वन डे वर्क, एक दिन में किया गया काम। ए का एफिशिएंसी है 2 यानी ए एक दिन में 2 यूनिट काम करता है। बी का एफिशिएंसी 5 यानी बी एक दिन में 5 यूनिट है। सी का एफिशिएंसी 7 यानी सी एक दिन में 7 यूनिट। सवाल में कहा कि तीनों ने मिलकर किसी काम को 10 दिन में पूरा कर दिया। यार तीनों मिलकर काम 10 दिन में किया। ए एक दिन में 2 काम, बी एक दिन में 5, सी एक दिन में 7। तो तीनों मिलकर एक दिन में कितना? 2 5 7 7 14। तीनों मिलकर एक दिन में 14 काम करता, और इसने सवाल में बोला तीनों मिलकर 10 दिन में काम को पूरा किया। एक दिन में 14 काम, तो 10 दिन में टोटल कितना काम? तो आप बोलेंगे सर 10 से गुना। ये टोटल वर्क हो गया। ये क्या हो गया? ये टोटल वर्क हो गया। अब सवाल कहा ए उस काम का 30%। देखें यार ए पूरा काम कितने दिन में, यानी 140 काम कितने दिन में, पर सवाल में बोला ये 30% काम को कितने दिन में। तो टोटल काम इतना है, काम कराना है कितना? तो आप बोलेंगे सर जी 30%, यानी इतना काम जो है ए कितने दिनों में करेगा। ए के बारे में सवाल बोला तो ए एक दिन में 2 काम, इस काम को कितने दिन में? ए के एफिशिएंसी से भागा। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 7 14, 7 तिरिक 21 दिन, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए कहा ए और बी अलग अलग किसी काम को क्रमशः 20 और 15 दिन में पूरा करेगा। ए काम करेगा 20 दिन में और बी काम करेगा 15 दिन में। तो 20 और 15 60, 20 3 15 4। आगे का उन्होंने 6 दिन मिलकर काम किया और उसके बाद बी के स्थान पर सी को लगा दिया गया। उन्होंने कहने का मतलब हुआ कि ए और बी ने मिलकर 6 दिनों तक काम किया। ए और बी ने मिलकर 6 दिन तक काम किया। तो देखिए यार ए एक दिन में 3 काम, बी एक दिन में 4 काम, तो दोनों मिलकर एक दिन में 7 काम। दोनों मिलकर एक दिन में 7 काम और दोनों ने मिलकर किया है 6 दिन तक। तो एक दिन में 7 काम, 6 दिन में कितना काम कर दिया होगा? 42 काम ए और बी ने कर दिया। अब कहा उसके बाद बी के स्थान पे सी आ गया, यानी आप बताएं टोटल 60 काम है। टोटल काम कितना है? तो आप बोलेंगे सर जी 60। टोटल 60 काम है जिसमें से ए और बी ने 42 काम कर दिया, तो शेष काम बचा है कितना? 18 काम। अब कहा बी चला गया, बी चला गया और उसके स्थान पे सी आ गया। कहने का मतलब हुआ कि इस बचे हुए काम को ए और सी ने मिलकर किया होगा, क्योंकि ए के बारे में कुछ नहीं बोला, यानी ए अभी भी मौजूद है। बी चला गया और उसके स्थान पर सी आ गया, यानी इस बचे हुए काम को ए और सी मिलकर करेगा। कहा ए और सी मिलकर बचे काम को 4 दिन में कर दिया। तो आप बताएं ए और सी मिलकर 4 दिन में कितना काम किया होगा? तो आप बोलेंगे सर 18 काम। 4 दिन में 18 काम, तो एक दिन में कितना काम? डिवाइड कर दीजिए 4 से, तो 9/2 यानी 4.5 काम जो है 4.5 वर्क
पर डे, ए और सी दोनों मिलकर 4.5 काम पर डे करेगा। सी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा? सी अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगा? तो देखें यार, ए और सी मिलकर एक दिन में कितना काम? 4.5 काम। ए एक दिन में कितना काम? 3 काम। तो सी पर डे कितना काम करता होगा? तो ए प्लस सी दोनों मिलकर जितना काम करेगा उसमें से ए का एक दिन का काम घटाइएगा, सी का आ जाएगा, यानी सी एक दिन में 1.5 काम करता है। सवाल कहा सी पूरा काम कितने दिन में? पूरा काम यानी 60 काम कितने दिन में? तो सी के एफिशिएंसी से डिवाइड कर दीजिए। 15 चौक 60, डेसिमल हटाइएगा तो 1 0 चिपक जाएगा ऊपर, यानी कितने दिन? 40 दिन। ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखें यार इस सवाल को, कहा एक मिश्रण में 11 भाग दूध और 2 भाग पानी है। 11 भाग दूध है, 1 मिनट यार ब्लैक कर लेते हैं। 11 भाग दूध है और 2 भाग पानी है। अब आगे का, इस मिश्रण में 35 लीटर पानी मिलाया जाए। 35 लीटर क्या मिलाया है? वाटर मिलाया। 35 लीटर वाटर मिलाए तो नए मिश्रण में पानी के तुलना में 2 गुना दूध हो गया। तो कहा ये जो मिक्सचर है, ये मिक्सचर जिसमें 11 यूनिट मिल्क है, 2 यूनिट वाटर है, का इसमें 35 लीटर पानी मिलाए तो नए मिश्रण में दूध का मात्रा जो है पानी से 2 गुना हो गया, मिल्क जो है पानी से 2 गुना हो गया। अब यार एक चीज आप बताइए, अगर आपने मिक्सचर में वाटर मिलाया है, अगर वाटर मिलाए हैं तो मिल्क का मात्रा क्या रहेगा? तो आप बोलेंगे सर जी मिल्क सेम रहेगा। मिल्क क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो मिल्क को पहले सेम कर लीजिए। मिल्क को सेम करिएगा तो यहां 2 से गुना और नीचे वाला में 11 से गुना। कितना से? 11 से। तो आप बताएं यार, मिल्क हो गया 11 दूना 22 और वाटर हो गया 2 दूना 4। नया वाला मिक्सचर में मिल्क कितना? 22 और वाटर कितना? 11। बात यहां तक समझ पा रहे हैं ना आप यार? तो अब ये पुराना वाला मिक्सचर है, इससे तो हम लोग को कोई मतलब है नहीं, तो इसको हटा देते हैं। अब देखें यार, वाटर पुराना वाला यानी ओरिजिनल मिक्सचर में वाटर था 4 यूनिट, अब वाटर हो गया 11 यूनिट, यानी वाटर बढ़ा है कितना? तो आप बोलेंगे सर जी 7 यूनिट वाटर बढ़ा। वाटर मिलाए हैं 7 यूनिट पर एक्चुअल में मिलाए हैं कितना? तो 35 लीटर। 7 यूनिट 35 लीटर मेरे भाई, तो 1 यूनिट बराबर कितना? 5 लीटर। 1 यूनिट 5 है, तो वास्तविक मिश्रण में कितना दूध है? वास्तविक यानी ओरिजिनल मिक्सचर में कितना दूध? तो यार ओरिजिनल वाला मिक्सचर हो या नया वाला मिक्सचर हो, मिल्क तो दोनों जगह सेम है। तो ओरिजिनल वाला मिक्सचर में मिल्क का मात्रा बोला तो ओरिजिनल वाला मिक्सचर में मिल्क का मात्रा था 22 यूनिट। 1 बराबर 5 तो 22 बराबर कितना? 22 5 110 लीटर। ऑप्शन ए। समझ पा रहे हैं ना बात को? सिंपल सा ही सवाल है, ये सब आप लोगों ने पढ़ ही रखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। देखिए यार, कहा है ए बी तथा सी ने एक व्यापार शुरू किया तथा 5 6 8 के अनुपात में अपने पूंजी निवेश की। ए बी और सी तीनों के पूंजी का रेशियो दिया है। तीनों के पूंजी, पूंजी कहने का मतलब होता है कैपिटल। कैपिटल का रेशियो दिया है 5:6:8। कहने का मतलब हुआ ए का पूंजी 5 यूनिट, बी का पूंजी 6 यूनिट, सी का पूंजी 8 यूनिट। कहा यदि उन्होंने 5:3:12 के अनुपात में लाभ प्राप्त किया। देखिए यार, तीनों के प्रॉफिट का भी इसने रेशियो दे रखा है 5:3:12। ये 2 चीजें दे रखा है और सवाल आपसे पूछा ज्ञात करें उन्होंने अपनी पूंजी कितने अवधि के लिए निवेशित किया। अवधि कहने का मतलब कितने टाइम के लिए निवेशित किया। तो एक चीज आप सब जानते हैं यार, ये पार्टनरशिप में कि लाभ बराबर क्या होता है? सभी को पता है, लाभ बराबर होता है पूंजी गुना समय। लाभ बराबर पूंजी गुना समय। तो यार अगर मैं यहां से आपसे बोलूं कि समय बराबर क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर जी पूंजी इधर आके बट्टा में हो जाएगा, यानी समय बराबर होगा लाभ बट्टा पूंजी। समय बराबर लाभ बट्टा पूंजी। सिमिलरली अगर मैं आपसे बोलूं कि मेरे भाई पूंजी बराबर क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर पूंजी बराबर तो समय इधर आ जाएगा, यानी पूंजी बराबर हो जाएगा लाभ बट्टा समय। तो ये रिलेशन तो आप सबको पता है ही मेरे भाई कि
पार्टनरशिप में ये बहुत, इसी पे पूरा टॉपिक डिपेंड करता है। लाभ बराबर होता है पूंजी गुना समय, लाभ बराबर पूंजी गुना समय। अब यहां से आप पूंजी चाहे तो भी निकाल सकते हैं, समय चाहे तो भी निकाल सकते हैं। तो हमने देखा समय बराबर क्या होगा, तो आपने बोला सर समय बराबर होगा लाभ बट्टा पूंजी। तो हम लोगों को टाइम चाहिए। देखें यार, अगर टाइम का रेशियो चाहिए तो टाइम होगा लाभ बट्टा प्रॉफिट बट्टा कैपिटल, यानी 5/5। ए का समय कितना, तो 5/5। बी का टाइम कितना, तो बी का लाभ बट्टा बी का पूंजी। सी का समय कितना, तो सी का लाभ बट्टा सी का पूंजी। अब यार देखें जरा एक चीज समझे यार, ये 5 से 5 गया एक बार में, 3 से 1 3 दूना 6, 4 तिया 12, 4 दूना 8। तो आप सभी को पता है कि रेशियो कभी भिन्न के रूप में नहीं आता। अगर कभी भी रेशियो भिन्न के रूप में आए तो पहले उसको इंटीजर में चेंज कर लीजिए, और इंटीजर में चेंज करने का तरीका है सारा नीचे वाले का एलसीएम। तो 1 2 2 का एलसीएम कितना, 2, 2 से हर जगह गुना करिए तो ये हो जाएगा 2, 2 से 2 कैंसिल 1, 2 से 2 कैंसिल 3, 2:1:3। ऑप्शन नंबर ए कहाँ गया है, यहाँ। क्लियर है बा? तो ये चीज आप सभी को पता, ये चीज रिलेशन ध्यान में रखिएगा कि पार्टनरशिप में क्या होता है, लाभ बराबर पूंजी गुना समय। क्लियर है ना। चलिए देखें यार, ये अच्छा सवाल है। क्या हो गया यार, सॉरी सही है, दिख रहा है ना, हाँ चलिए सही हो गया। देखें यार, का यदि 50 कम लोगों ने आवेदन किया होता, यानी 50 कम लोगों ने फॉर्म डाला होता और 25 कम चुने गए होते, तो चुने गए एवं न चुने गए लोगों का अनुपात 9:4 होता। क्लियर है बात, आराम से समझिएगा। अब का यदि चुने गए तथा न चुने गए लोगों का अनुपात 2:1 था कहने का मतलब इनिशियल ओरिजिनल में पहले ये प्रारंभिक दिया गया कि पास होने वाले, एक मिनट, पास होने वाले और फेल होने वाले का इनिशियल रेशियो दिया है 2:1। क्लियर है ना। अब आगे कहा, यहां आखिरी में दिया है प्रारंभिक रेशियो, आखिरी में दिया है कि चुने गए तथा न चुने गए लोगों का अनुपात 2:1 था कहने का मतलब प्रारंभ में इनिशियल वैल्यू दिया कि शुरुआत में पास होने वाले तथा फेल होने वाले लोगों का अनुपात 2:1 था। फिर सवाल में यहां से कहा कि 50 कम लोगों ने आवेदन किया और 25 कम चुने गए, तब जाके चुने गए और ना चुने गए लोगों का अनुपात 9:4 हो जाता है। तो देखें यार एक चीज देखें, पास होने वाला का संख्या अगर 2x है तो फेल होने वाला का संख्या हो जाएगा x। तो आप बताएं यार टोटल कितने लोग हो जाएंगे, तो आप बोलेंगे सर जी टोटल हो जाएंगे कैंडिडेट कितना 3x। मानते हैं बात, यहां से टोटल कितने कैंडिडेट हो जाएंगे प्रारंभ में 3x। नाउ अब सवाल में कहा यदि 50 कम लोगों ने आवेदन किया है, यानी कि टोटल 50 कम लोग फॉर्म भरते, तो यार आप बताएं अब टोटल कितने कैंडिडेट होते। तो आप कहेंगे सर पहले टोटल 3x थे, 50 कम फॉर्म डालते, यानी कि अब टोटल नंबर हो जाता 3x - 50। यहां तक बात मानते हैं। अब आगे का 25 कम चुने गए होते, 25 कम चुने गए होते कहने का मतलब हुआ कि 25 विद्यार्थी कम पास होते, 25 कम चुने गए होते कहने का मतलब 25 विद्यार्थी कम पास होते। तो यार पहले पास होने वाला का संख्या था 2x, अब 25 कम पास हो रहा है, तो अब कितने लोग पास हो रहे हैं, तो 2x - 25। तो अब आप बताएं कि अब फेल होने वालों का संख्या कितना। तो गौर से नजरे सामने, आप कहेंगे सर जी टोटल विद्यार्थी है इतना, ये टोटल विद्यार्थी है अब इतना, अब पास होने वाला का संख्या इतना। तो टोटल कैंडिडेट के संख्या में से अगर पास होने वाला का संख्या घटा दीजिएगा तो क्या फेल होने वाला का संख्या नहीं आ जाएगा, यस आ जाएगा। तो 3x में से 2x गया, कितना बच गया x। अब यार -50 में से -25 गया तो प्लस हो जाएगा ना, तो -50 अब +25 कितना
तो माइनस का 25। अरे मेरे भाई नहीं समझ पा रहे यार, देखें 3x है, 3x माइनस 50 ये टोटल विद्यार्थी हो गए। अब टोटल में से पास होने वाला का संख्या घटा दीजिए, यानी 2x माइनस 25 घटा दीजिए, तो ये 3x माइनस 50 माइनस 2x प्लस माइनस से ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, कितना प्लस 25 हो जाएगा। तो 3x में से 2x गया x माइनस 50 प्लस 25 माइनस 25। तो इतना करना नहीं है, इस चीज को आप डायरेक्ट कर लें, समझ रहे ना बात। तो देखें यार, अब पास होने वाले का जो संख्या है, अब पास होने वाले का संख्या इतना, फेल होने वाले का संख्या इतना, लेकिन अब रेशियो दिया है कितना, तो 9:4 यानी 9/4। क्लियर है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो 4 दूना 8x माइनस 25 100, ये दाएं साइड जाएगा तो 9x माइनस 25 नमा 225। अब देखें यार, 8x उधर जाके 9x में से घटेगा, x बचेगा, माइनस का 225 इधर आके प्लस हो जाएगा तो -100 प्लस 225 यानी 125, तो x बराबर 125 आ गया। अब सवाल का कितने लोगों ने आवेदन किया था, यानी कि शुरुआत में टोटल कितने कैंडिडेट थे, शुरुआत में टोटल कितने कैंडिडेट थे, तो शुरुआत में टोटल कैंडिडेट थे 3x, यानी 3 गुना x का वैल्यू 125, यानी 3 पचे 15, 3 दूना 6x 7, 375, ऑप्शन नंबर सी। तो यार ये तो एकदम बेसिक तरीका है, एकदम बच्चों वाला तरीका है, कोई भी इस तरीके से आप समझ जाएंगे। लेकिन यार एक चीज आप ध्यान रखिएगा कि इस तरह के सवाल जो होते हैं, एक क्रॉस मेथड, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड होता है। ये चीज अगर आपको पता है ना, तो इस तरह के सवाल आप विद इन अ सेकंड कर लेंगे, बहुत अच्छा सवाल होता है। और ऐसे सवाल हर पेपर में 2018-17 के हर पेपर में ऐसा सवाल पूछा गया था। तो यार हम बता देते हैं, जब रेशियो कर ही रहे हैं किरण वाला, तो वहां इसको डिटेल में क्रॉस मेथड प्रोडक्ट को हम एक्सप्लेन करेंगे, तो वहां जाके आप लोग समझ सकते हैं, जिनको अगर दिक्कत हो तो। यहाँ पे बस हम सवाल बता देते हैं इससे। देखें आ जाए यार, का 50 कम लोगों ने आवेदन किया होता और 25 कम चुने गए होते, तो चुने गए और ना चुने गए लोगों का अनुपात 9:5। सबसे पहली चीज तो कि ये बाद का चीज दिया है कि अगर 50 कम लोग आवेदन करता और 25 कम विद्यार्थी पास करता, तो चुने गए और ना चुने गए लोगों का अनुपात 9:4 होता। का यदि चुने गए तथा ना चुने गए लोगों का अनुपात 2:1 था कहने का मतलब प्रारंभ में, शुरुआत में इनिशियल वैल्यू दिया कि प्रारंभ में पास और फेल होने वाले का रेशियो 2:1 था। ये प्रारंभिक संख्या दिया कि प्रारंभ में पास होने वाले और फेल होने वाले का रेशियो 2:1 था। गौर से सुनिएगा। अब कहा कि यदि, इमेजिन कर रहा है कि यदि 50 कम लोगों ने आवेदन किया होता और 25 कम लोग चुने गए होते, तो अब पास और फेल का रेशियो जो है, ये फाइनल रेशियो दिया है 9:4। ये इनिशियल रेशियो दिया कि प्रारंभ में पास और फेल होने वाले का रेशियो 2:1 है। 50 कम लोग आवेदन करते, 25 कम लोग चुने गए होते, तो फाइनल रेशियो पास और फेल का होता 9:4। तो एक चीज देखें यार, क्रॉस मेथड प्रोडक्ट में होता क्या है कि चेंज किस में दिया है, चेंज किस में दिया ये पहले देखिए। तो कहा 50 कम लोगों ने आवेदन किया होता, यानी ये टोटल में चेंज है। 50 कम लोग आवेदन करते, यानी ये टोटल विद्यार्थी में चेंज हुआ है। तो यार देखें, एक लिख लें टोटल, तो प्रारंभ में 2 पास हुए, 1 फेल हुए, तो टोटल कितने थे 3। अब आगे बढ़िए, कहा 25 कम चुने गए होते, 25 कम चुने गए होते, यानी ये सेकंड चेंज जो दिया ये किस में दिया है, तो आप बोलेंगे सर 25 कम चुने गए होते, यानी 25 कम पास होते, तो ये पास में चेंज दिया है, तो पास लिख लीजिए। तो प्रारंभ में पास हो रहे थे कितना 2। अब बताइए फाइनल टोटल, पास 9 4 फेल, तो फाइनली टोटल कितने 13। फाइनली पास होने वाले कितने, तो 9। क्लियर है ना बात। अब देखें यार, 50 कम चुने गए होते तो -50, 50 कम आवेदन करते, यानी टोटल में 50 कम, 25 कम पास होते तो -25। अब यार क्रॉस होता क्या है, इन दोनों का गुना, तो 9 तिरिक 27, 13 दूना 26, तो 27 और 26 का डिफरेंस कितना, तो आप बोलेंगे सर जी 1 यूनिट।
अब यहाँ से देखें 9 पचे 45 450। अगर सेम साइन जो है अगर सेम है तो उससे मतलब नहीं है, अगर अलग अलग हो तो दिक्कत है, पर सेम है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखें यार इन दोनों का गुना 13 गुना 25, तो आप बोलेंगे सर 13 पचे 65, हाथ में राछे 13 दूना 26 6 32, तो 325 और 450 का डिफरेंस मेरे भाई कितना, तो 5 2 125, तो यहाँ से डिफरेंस आ गया 125, यानी 1 यूनिट बराबर 125, 1 यूनिट बराबर कितना 125। तो कहा कितने लोगों ने आवेदन किया था, यानी टोटल संख्या बोला, तो टोटल कितने लोगों ने आवेदन किया था, 3 यूनिट लोगों ने। तो 1 यूनिट 125, तो 3 यूनिट कितना 125 गुना 3, 3 पचे 15, 3 दूना 6 1 7 375। क्लियर है। तो देखें यार यहाँ पे क्या हो गया यार, 1 मिनट रुक जाए यार, थोड़ा ऊपर नीचे हो गया सब सिस्टम, अब सही है। देखें यार टोटल विद्यार्थी हो गए कितना 375। तो यार ये चीज अभी अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा मुश्किल लगेगा कि यार क्या सर इतना इधर क्रॉस ये सब चीजें करना पड़ रहा है, बहुत मुश्किल लग रहा है। लेकिन ऐसे जब 4-5 सवाल कर लेंगे ना तो ये चीजें आपको बहुत आसान लगने लगेगा। और क्रॉस प्रोडक्ट मेथड जो ये बेस्ट है ऐसे सवालों को करने के लिए। अगर आप एक्स मान के करते हैं तो वो भी सही है, हमने वैसे भी बता दिया, लेकिन जो लोग ये मेथड पढ़ चुके हैं उनको थोड़ा ये ज्यादा या अच्छे से समझ में आएगा, तो उनके लिए यही सही है, ये ज्यादा सही है। और जो लोग ना समझ पाए वो एक से कर लें यार। चले आगे बढ़ते हैं। देखिए का 11,550 रुपए को एक्स वाई और जेड में इस प्रकार बांटे कि एक्स को बाई का 4/5, एक्स को क्या हो जाता है, एक्स को बाई का 4/5, 4/5 यानी 4:5। कहा बाई को जेड का 2/3, बाई को जेड का 2/3, जेड का तो का वाला सबको पता है कि जेड का, तो का वाला वैल्यू नीचे, यानी जेड का 3 है तो बाई का 2, तो सिंपल 2/3 यानी 2:3। देखिए यहाँ रेशियो को बैलेंस कर लें तो यहाँ 2 से, और मेरे भाई यहाँ कितना से, तो आप बोलेंगे सर जी 5 से। तो एक्स बाई जेड, एक्स का 4 दूना 8, बाई 5 दूना 10, जेड 5 तिया 15, एक्स बाई जेड का वैल्यू पता हो गया। कहा कि तीनों को मिलाकर टोटल हिस्सा 11,500 है। तो यार 8 10 18, 18 और 15 कितना 35, क्या यस 18 और 15 है ना, 18 15 35 या 33। तो यार तीनों को मिलाकर टोटल हिस्सा 33 यूनिट है, लेकिन दिया है कितना 11,550। तो 1 यूनिट बराबर कितना, इसको काट लीजिएगा तो देखें यार 11 तिया 33, 11 से एक बार में 0, 11 पचे 55, 3 से अगर इसको काटिएगा तो 3 तिया 9, 3 पचे 15 यानी 350। अब सवाल का जेड को एक्स से कितना अधिक मिला, जेड को एक्स से कितना ज्यादा मिला, तो एक्स का हिस्सा 8 यूनिट, जेड का हिस्सा 15 यूनिट, तो जेड को एक्स से कितना ज्यादा मिला, तो आप बोलेंगे सर जी 7 यूनिट। तो 1 यूनिट 350, तो 7 यूनिट कितना 7 गुना 350, तो 0 7 पचे 35, 7 21 3 24, 2450, ऑप्शन नंबर डी। देखिए यार कहा 432 विद्यार्थी वाले एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 5:4 है। टोटल 432 विद्यार्थी हैं और कहा लड़के लड़कियों की संख्या का अनुपात 5:4 है। तो रुक जाए, नजरे सामने देखें यार, इसका मतलब हुआ कि बॉयज का संख्या 5 यूनिट है और गर्ल्स का संख्या 4 यूनिट। तो टोटल विद्यार्थी का संख्या कितना 9 यूनिट, पर एक्चुअल में टोटल विद्यार्थी का संख्या दिया है कितना 432। तो 9 यूनिट बराबर 432 डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। आप लोग चाहें तो यहां से भी लिख सकते हैं कि बॉयज का संख्या 5 यूनिट है, गर्ल्स का संख्या 4 यूनिट, तो टोटल विद्यार्थी हो गया 9 यूनिट, पर दिया है कितना 432। 9 यूनिट 432, तो 1 यूनिट बराबर कितना 9 चौक 36, 9 8 72, 1 यूनिट 48, तो बॉयज का संख्या 48 पचे 5 8 40, 5 चौक 20, 4 24। गर्ल्स का संख्या कितना, तो 4 8 32, 4 चौक 16, 3 192। क्लियर है ना। तो ये चीजें पता है। तो यार क्या इस चीज को हम डायरेक्ट लिख दें, इतना तो आप लोग निकाल ही लेंगे, तो इस चीज को मिटा के यहीं पे लिख देते हैं 240 और 192। बॉयज का संख्या कितना आ गया 240 और गर्ल्स का संख्या कितना आ गया भाई मेरे 192। अब सवाल में यहां से आ जाए,
सेकंड लाइन में सवाल कहा, जब स्कूल में कुछ नए लड़के लड़कियां दाखिला, सड़कें लिख दिया, ध्यान सुधार लीजिएगा, उसको लड़के हैं। और देखें यार पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। कुछ नए लड़के तथा लड़कियां दाखिल हो जाते हैं तो लड़कों की संख्या 12 और बढ़ जाती है तथा लड़कों एवं लड़कियों का अनुपात बदलकर 7:6 हो जाता है। तो कहा कितनी नई लड़कियों ने दाखिल लिया, तो देखिए यार कहा कुछ लड़के तथा लड़कियों ने स्कूल में दाखिला लिया जिसके कारण 12 लड़के बढ़ गए और कुछ लड़कियां भी बढ़ गई। पता नहीं, यही हम लोगों को निकालना है कि कितनी लड़कियां बढ़ गई। देखें यार एक बार फिर से सुने, प्रारंभ में बॉयज का संख्या था 240, गर्ल्स का संख्या था 192। का कुछ नए लड़के तथा लड़कियां शामिल होती है जिसके कारण बॉयज का संख्या तो 12 बढ़ गया पर गर्ल्स का संख्या कितना बढ़ा, यही निकालना है। कहा अब जो है बॉयज और गर्ल्स का रेशियो है ये 7:6 हो जाता है। क्लियर है ना। प्रारंभ में बॉयज का संख्या 240, 12 बॉयज और आ गए तो अब टोटल कितने बॉयज हो गए, तो आप बोलेंगे सर जी अब बॉयज का संख्या है 292। यार अब बॉयज का संख्या 292 पर रेशियो में बॉयज का संख्या दिया कितना, 7 यूनिट। आप समझ रहे हैं ना बात को। अब बॉयज का संख्या है 7 यूनिट पर है कितना बॉयज, 252, यानी 7 यूनिट 252, 1 यूनिट बराबर कितना, तो आप बोलेंगे सर जी 7 से इसको डिवाइड करिए, 7 तिरिक 21, 7 छक 42, 1 यूनिट बराबर 36। तो 1 यूनिट बराबर अगर 36 है तो आप बताना मेरे भाई, अगर मैं आपसे बोलूं कि अब गर्ल्स का संख्या कितना, तो आप बोलेंगे सर जी अब गर्ल्स का संख्या है 36 यूनिट। अब गर्ल्स का संख्या है कितना, अब गर्ल्स का संख्या है 36 यूनिट। अब गर्ल्स का संख्या कितना, 6 यूनिट है। तो 1 यूनिट बराबर 36, 6 यूनिट बराबर कितना, 36 गुना 6 216। तो यार प्रारंभ में गर्ल्स थी 192, अब गर्ल्स हो गई 216, यानी कितना बढ़ गई, तो आप बोलेंगे सर जी 4 और 9 2 11, यानी 24 गर्ल्स बढ़ गई। अर्थात कितने गर्ल्स शामिल हो गई है, तो 24 गर्ल्स। क्लियर है ना बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए यार कहा यदि ब्याज दर वार्षिक रूप से समायोजित हो तो एक धनराशि 3 वर्ष में 8 गुनी हो जाती है। एक धनराशि जो है वो 3 वर्ष में कै गुनी हो जाती है मेरे भाई, 8 गुनी। 3 वर्ष में 8 गुनी। तो यार इस 8 को क्या इस तरह से लिख सकते हैं हम, 2 के पावर 3। प्राइम फैक्टर में अगर ब्रेक करके लिखे तो 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 3। इसका मतलब ये हुआ। चलें आगे बढ़ते हैं, फिर समझाते हैं। का वही धनराशि कितने समय में 16 गुना हो जाएगी, ये सेकेंड टाइम निकालना है, कितने समय में वह धनराशि जो है 16 गुना हो जाएगी। तो यार इस 16 को क्या हम लिख सकते हैं, चूंकि बेस समान करना, इस 16 को 2 के पावर 4 लिख सकते हैं मेरे भाई। तो आप बोलेंगे हाँ सर लिख सकते हैं। तो यार देखें अब कंपैरिजन करें। देखिए का कोई धनराशि 3 वर्ष में 8 गुनी हो गई। 3 वर्ष में कै गुनी, 8 गुनी। 8 को लिख दिया हमने 2 के पावर 3। कहने का मतलब हुआ कि पावर 3 होने में लगा 3 साल। 3 होने में कै साल, 3 साल। 3 होने में 3 साल, तो 1 होने में कै साल लगेगा, 1 साल। 3 होने में 3 साल। तो सवाल कहा 2 के पावर 4 होने में कितना साल, 2 के पावर 3 होने में, 3 होने में 3 साल, तो 4 होने में कितना साल लगेगा, तो मेरे भाई 4 साल। क्लियर है ना बात। तो ऑप्शन नंबर बी। यार इस चीज को थोड़ा सा एक बार समझिए, 2-3 सवाल और कर लेते हैं ऐसा अभी। जैसे हम बोले कोई धनराशि 5 साल में, कोई धनराशि 5 साल में 16 गुना हो जाती है। 5 साल में कै गुना हो जाती है, तो आप बोलेंगे सर जी 16 गुना। 5 साल में कै गुना, या फिर ऐसा कर लेते हैं 2 साल में कोई धनराशि हो जाती है 16 गुना, या फिर मान लें 8 साल में, सॉरी 8 साल में कोई धनराशि हो जाती है 16 गुना। 8 साल में कै गुना, 16 गुना। तो आपसे पूछेगा सवाल कि बताएं वही धनराशि कितने समय में 32 गुना हो जाएगी। 8 साल में 16 गुना हो गई, तो 16 को लिख सकते हैं 2 के पावर 4, यानी कि 2 के पावर 4 होने में लगा कै साल, 8 साल। सिंपल ध्यान रखे, 4 होने में लगा कै साल, 8 साल। तो 1 होने में लगेगा कै साल, 2 साल। तो आप बताएं 32 यानी 2 के पावर 5 होने में कै साल लगा। तो सुनिए मेरे भाई नजरे सामने, 4 होने में 8 साल, यानी 1 होने में कै साल, 2 साल। 1 होने में 2 साल, तो 5 होने में कै साल लगेगा, तो आप बोलेंगे सर जी 5 दूना 10 साल। क्लियर है ना बात। देखिए यार कहा कोई धनराशि जो है मान लीजिए 6 साल में
तिगुनी हो गई। 6 साल में कै गुनी? 3 गुनी हो गई। आपसे बोलेगा कि बताइए वही धनराशि कितने समय में 7 गुनी हो जाएगी। तो यार 3 को क्या लिख सकते हैं? 3 के पावर 1, यानी 1 होने में कै साल लगा? 6 साल। 1 होने में कै साल? 1 यूनिट होने में कै साल लगा? 6 साल। तो 27 को लिख सकते हैं 3 के पावर 3। तो आप बताएं 3 होने में कै साल? 1 होने में 6 साल, तो 3 होने में 3 छक 18 साल। क्लियर है बात? पल्ले पड़ रहा है ना? तो ऐसे ही करें, वो सब तरीका नहीं कर लगाना है कि हाँ n1 जैसे कुछ ऐसे भी जैसे होता है कि 8 है तो यहाँ पर मान लीजिए या कुछ भी रहे 4 है या 2 है या कुछ भी रहे, तो वैसे कि n1 के पावर में क्या लें ताकि n2 आ जाए। अब जो पावर में आया उससे t1 में गुना करिए t2 आ जाए। वैसे नहीं, आप ऐसे करें, ज्यादा बेस्ट ये तरीका है। का 1750 रुपए की राशि 2 भागों में इस प्रकार बांटी जाती है कि पहले भाग पर 8% के दर से साधारण ब्याज और दूसरे भाग पर 6% के दर से साधारण ब्याज बराबर है। देखिए यार 1750 रुपए को 2 भागों में बांट दिया। पहला भाग हमने मान लिया P1 है, क्लियर है। दूसरा भाग हमने मान लिया P2 है, ठीक है। फर्स्ट प्रिंसिपल x बाई जेड जो मर्जी आप मान सकते हैं। हमने मान लिया 2 भाग में बांटे, पहला भाग P1 दूसरा भाग P2। यार का पहला भाग पर 8% के दर से लगा साधारण ब्याज इतना, दूसरे भाग पर 6% के दर से लगा साधारण ब्याज इतना। ये दोनों साधारण ब्याज जो है आपस में बराबर है। तो मेरे भाई बराबर के दोनों साइड परसेंट से परसेंट कैंसिल, 2 चौका 8 है, 2 तिया 6, यानी P1 बट्टा P2 बराबर क्या हो जाएगा? 3। 4 इधर आके बट्टा में 3 बट्टा 4। इसका मतलब हुआ पहला प्रिंसिपल है 3 यूनिट और दूसरा प्रिंसिपल है 4 यूनिट। पहला प्रिंसिपल 3 यूनिट, दूसरा प्रिंसिपल 4 यूनिट, तो टोटल प्रिंसिपल कितना? 7 यूनिट। टोटल प्रिंसिपल 7 यूनिट है, लेकिन एक्चुअल में टोटल दिया है कितना? 1750। तो 7 यूनिट 1750। तो भाई मेरे 1 यूनिट कितना? तो 7 दूना 14, 7 पचे 35, 250। अब सवाल का प्रत्येक भाग पर ब्याज ज्ञात करें। तो यार आप देखें पहला प्रिंसिपल कितना हो गया? तो 25 तिया 75, 750 रुपया। सेकंड प्रिंसिपल कितना? 25 चौक 100 यानी 1000 रुपया का प्रत्येक भाग पर ब्याज। तो दोनों ब्याज तो बराबर ही है ना मेरे भाई, दोनों ब्याज क्या है? बराबर है। तो किसी एक से निकालने, यार ये भी ब्याज है, तो पहला मूलधन 750 रुपया पर ब्याज लगा कितना? 8%। तो 25 चौक 100, 25 तिया 75, 4 दूना 8 यानी 30 दूना 60 रुपया। ऑप्शन नंबर ए। देखिए का कोई व्यक्ति एक मेज और एक कुर्सी 500 रुपए में खरीदा। मेज और कुर्सी दोनों का कंबाइंड रेट दिया है 500 का। वह मेज 10% हानि पर, कुर्सी 10% लाभ पर बेचा। मेज को कितना पे? 10% हानि पे बेचा, हानि है माइनस से, और कुर्सी जो है उसको 10% लाभ पर बेचा, लाभ है तो प्लस से। अब का उसे कुल मिलाकर 10 रुपए का लाभ हुआ। कुल मिलाकर यानी दोनों को मिलाकर 10 रुपए का लाभ हुआ। देखें यार एलिगेशन में एक चीज आप ध्यान रखिएगा कि तीनों जगह का यूनिट सेम होगा। यहाँ पे परसेंटेज वैल्यू लिए, यहाँ भी परसेंटेज लिए, तो कॉमन बिंदु पर भी परसेंटेज मान ही लेना होगा। पर यहाँ रुपए में दिया है कि पूरा उसे 10 रुपए का लाभ हुआ। ओवरऑल पूरा जो सौदा है उसको उस पे 10 रुपए का लाभ हुआ। हम ये जानना चाहते हैं कि पूरे सौदे पर कितने % का लाभ हुआ। तो देखें यार का कहाँ गया कलम, यहाँ का 10 रुपए का लाभ हुआ टोटल कितना पे? तो आप बोलेंगे सर जी 500 पे। 10 रुपए का लाभ 500 पे, परसेंट तो 100 से गुना, तो 5 दूना 10 यानी पूरे सौदे पर उसे 2% का लाभ हुआ। अब इन दोनों का अंतर यहाँ, तो मेरे भाई आप बताएं 2 में से -10 घटाइएगा। ऐसे यार 2 में से अगर -10 घटाइएगा तो 2 माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 10 दूना कितना? 12। तो यहाँ 12 मेरे भाई 10 में से 2 गया, यहाँ कितना? 8। 4 दूना 8, 4 तिया 12। इसका मतलब हुआ कि मेज का कीमत है 2 यूनिट, तो कुर्सी का कीमत है 3 यूनिट। अब मेज का कीमत 2 यूनिट, कुर्सी का कीमत 3 यूनिट, तो टोटल कीमत कितना? 5 यूनिट पर दिया है टोटल कीमत 500। 1 यूनिट बराबर 100। सवाल का कुर्सी का क्रयमूल्य क्या होगा? मेरे भाई कुर्सी का क्रयमूल्य है 3 यूनिट, 1 बराबर 100, तो 3 बराबर 300। क्लियर है ना बात?
चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर स्पीड से थोड़ा प्रॉब्लम होगा तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। हमको नहीं लगता कि इससे भी थोड़ा स्लो कराने का ज़रूरत है, क्योंकि सेट करा रहे हैं तो थोड़ा सा टाइम मेंटेन करना पड़ेगा, नहीं तो 1.5-2 घंटा का डिस्कशन चला जाएगा यार। देखें ये अच्छा सवाल है। का 60 वस्तु का क्रय मूल्य x वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। मेरे भाई 60 वस्तु का क्रय मूल्य जो है वो x वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। वेरिएबल पोर्शन को एक साइड CP, SP को बाएं साइड लाइएगा बट्टा में, बराबर x बट्टा 60, यानी क्रय मूल्य है x यूनिट तो विक्रय मूल्य है कितना 60 यूनिट। यहां तक बात समझ पा रहे हैं। अब आगे का 20% लाभ होता है। देखें यार एक चीज आप सभी को पता है कि लाभ या हानि हमेशा क्रय मूल्य पे होता है, हमेशा क्रय मूल्य पे। क्रय मूल्य मेरे भाई कांस्टेंट होता है। अगर क्रय मूल्य से ज्यादा में बेचिएगा लाभ, क्रय मूल्य से कम में बेचिएगा तो हानि, यानी लाभ और हानि जो है ये टोटली क्रय मूल्य पे डिपेंड करता है। लाभ या हानि हमेशा किस पे, क्रय मूल्य पे होता है। तो कहा 20% का लाभ हुआ, 20% का लाभ होता है। तो सुनिए यार 20% का क्या हुआ लाभ, तो 20% का फ्रैक्शन होगा 1/5। कितना, 1/5। लाभ हानि हमेशा किस पे, क्रय मूल्य के रिस्पेक्ट में निकालते हैं। इसका मतलब हुआ कि क्रय मूल्य है 5 यूनिट तो 1 यूनिट का लाभ हुआ। क्रय मूल्य 5 है, 1 का लाभ हुआ तो विक्रय मूल्य कितना हो गया 6। तो मेरे भाई आ जाए यहाँ, विक्रय मूल्य है नीचे तो विक्रय मूल्य 6, क्रय मूल्य है ऊपर तो क्रय मूल्य कितना 5। 6 से काटिएगा 10 बार में, x बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई करिए कितना 50। ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है बात। देखें कहा एक चुनाव में A को कुल मतों का 30% मत प्राप्त होता है और शेष का 60% B को। आराम से, A को कुल मतों का 30%, कुल मतों का, तो यार टोटल मत अगर 100 यूनिट है, परसेंट में दिया 100, XYZ कुछ भी मान सकते हैं, परसेंट में दिया 100, टोटल मत 100 यूनिट है। A को 30% मिला, यानी 100 का 30% कितना, 30 वोट A को मिला। का शेष का 60% B को मिला, शेष का 60%। तो मेरे भाई टोटल 100 वोट पड़े जिसमें से 30 A लेकर गया तो शेष बच गया कितना 70। अब 70 का 60% B लेकर गया, 70 का 60% यानी B को कितने वोट मिले, 42 वोट मिले। मानते हैं ना बात। तो आप एक चीज बताएं, टोटल कितने लोगों ने वोटिंग किया। अगर हम ये आपसे पूछे तो आप क्या नहीं बता देंगे, आप बोलेंगे सर जी A को 30 लोगों ने वोट दिया, B को 42 लोगों ने वोट दिया, तो टोटल कितने लोगों ने वोटिंग किया, तो 72 लोगों ने वोटिंग किया। अगर मैं आपसे बोलूं कि बताएं कितने लोगों ने वोटिंग नहीं किया, तो आप बोलेंगे सर जी टोटल 100 वोट पड़ने थे, टोटल 100 वोट पड़ने थे जिसमें से 72 लोगों ने ही वोट दिया। तो शेष कितने लोगों ने वोट नहीं दिया, तो 28 यूनिट लोगों ने वोट नहीं दिया। अगर इतना तक किसी को दिक्कत है तो बताएं यार। देखें यार टोटल वोट थे 100 यूनिट पड़ने, A को 30% यानी 30 वोट ले गया, B शेष का 60% यानी इस 100 में से 30 वोट A लेकर गया तो शेष बच गया 70। अब 70 का 60% यानी 42 वोट B लेकर गया। तो अब आप बताएं A अगर 30 वोट मिला, B को 42 वोट मिला, तो टोटल कितने लोगों ने वोटिंग किया, तो आप कहेंगे सर जी 30 42 72 लोगों ने वोटिंग किया। फिर अगर मैं आपसे बोलूं कितने लोगों ने वोटिंग नहीं किया, तो आप बोलेंगे सर टोटल 100 वोट पड़ने थे, 72 लोगों ने ही वोटिंग किया केवल, तो बचे हुए 28 लोगों ने वोटिंग नहीं किया। सवाल में आगे आ जाए, यहां से देखें कहा यार कि ये तो क्लियर है ना, A को कुल मतों का 30% मिला, शेष का 60% B को मिला, बाकी लोगों ने मतदान नहीं किया। तो 72 लोगों ने मतदान किया तो 28 लोगों ने मतदान नहीं किया। मानते हैं ना ये बात। अब कहा कि जो, यहां से गौर से, जो लोग मतदान नहीं किए, क्लियर, एवं जो लोग A को मतदान किए उनके बीच 1200 का अंतर है। जो लोग मतदान नहीं किए वो कितने हैं, जो लोग, एक मिनट ब्लू कर ले, जो लोग मतदान नहीं किए उनका संख्या 28, जो लोग A को मतदान किए उनका संख्या 30। कहा जो लोग मतदान नहीं किए और जो लोग A को मत दिए उनके बीच का डिफरेंस है 2 यूनिट पर। एक्चुअल में डिफरेंस दिया है 1200, 2 यूनिट 1200 तो 1 यूनिट बराबर मेरे भाई लोग कितना 600। अब कहा कुल कितने व्यक्ति मतदान किए, यार कुल कितने लोगों ने मतदान किया, ये टोटल कितने वोट पड़ने थे
ये नहीं पूछा, कहा कितने व्यक्ति ने मतदान किया, कितने व्यक्ति मतदान किए। तो मतदान किए हैं कितने व्यक्ति, 72 यूनिट व्यक्ति ने मतदान किया। तो 1 यूनिट बराबर 600, तो 72 यूनिट बराबर कितना, 72 गुना 600 करिएगा तो मेरे भाई कितना आता है गुना करके यार, 0 0, 6 दूना 12, 6 सते 42, 1 43, 43,200। ऑप्शन नंबर डी। बात पल्ले पड़ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए कहा 3 वार्षिक परीक्षा में से प्रत्येक का कुल योग्यांक 500 का है। देखिए यार प्रत्येक जो पेपर है वो 500 नंबर का है, 3 वार्षिक पेपर है तो यार प्रत्येक पेपर 500 नंबर, यानी फर्स्ट ईयर जो एग्जाम हुआ ये भी 500 नंबर का, सेकेंड ईयर 500, थर्ड ईयर 500 का। क्लियर है बात। तो यार तीनों ईयर को मिलाकर टोटल एग्जाम कितने नंबर का, अब जैसे ग्रेजुएशन वगैरह करते हैं ना यार, तो प्रत्येक सेमेस्टर 500 नंबर का होता है। पहला फर्स्ट ईयर 500 नंबर का, सेकेंड ईयर 500 नंबर का, थर्ड ईयर 500 नंबर का। और जब आपका फाइनल रिजल्ट निकलता है तो वो ओवरऑल पे निकलता है कि तीनों ईयर को मिला के आपने कुल कितना नंबर लाया। यानी यार पहला साल 500 नंबर का पेपर, सेकेंड ईयर 500, थर्ड ईयर 500, यानी तीनों मिलाकर टोटल कितने नंबर का पेपर होना है, 1500 का। अब आगे कहा प्रथम व द्वितीय परीक्षा में उसको औसतन 45% और 55% अंक मिले। तो यार पहला साल 500 नंबर का आपने एग्जाम दिया, उसमें आपने मात्र 45% अंक लाया। तो आप ये जानना चाहिएगा ना कि 500 में से कितना नंबर लेकर आए। तो 500 का 45% से 2 जीरो कैंसिल, 5 पचे 25, 5 चौका 20, 2 22, यही ना, 5 पचे 25, हाथ में रख दो, 5 और 20 2 यानी पहला साल 500 में से आपने कितना नंबर लेकर आया, 225 नंबर। यहां तक बात समझ में आ रहा है। अब कहा कि द्वितीय वर्ष यानी सेकेंड ईयर 55% अंक लाया। सेकेंड ईयर भी 500 नंबर का पेपर हुआ जिसमें से आपने 55, थोड़ा इंप्रूवमेंट हुआ है, 55% मार्क्स लेकर आए। तो आप ये जानना चाहिएगा ना कि सर जी हम कितना मार्क्स लेकर आए, 55% आया यानी कितना नंबर आया। तो 500 का 55% से 2 जीरो कैंसिल, 5 पचे 25, 5 पचे 25, 2 27, यानी फर्स्ट ईयर 225 नंबर लाए, सेकेंड ईयर 275 नंबर लाए। अब आगे कहा 60% का समग्र औसत प्राप्त करने के लिए, यानी आपको ओवरऑल 60% नंबर लाना है। घर वालों ने ये कंडीशन दे दिया कि देख यार तुमको पूरे पेपर मिला के 60%, फाइनली जो रिजल्ट आना है वो 60% तुमको लाना है। तो आपने कैलकुलेशन कर लिया कि टोटल 1500 नंबर का पेपर है जिसमें हमको 60% मार्क्स लाना है। तो 1500 का 60% यानी कितना नंबर लाना है, 900 नंबर लाना है। अब आप बैठे हैं, अब आप देखें यार पहला और दूसरा साल मिला के मेरा नंबर आया है कितना, 7 2 9 1 10 2 2 4 500 नंबर आया। कितना नंबर आया फर्स्ट और सेकंड ईयर मिलाकर, 500। फाइनली लाना है कितना, 900। तो थर्ड ईयर आपको कितना नंबर लाना पड़ेगा, तो आप कहेंगे सर जी फाइनली टोटल 900 नंबर लाना है जिसमें से फर्स्ट और सेकंड ईयर मिलाकर 500 नंबर तो ले ही आए। तो बचा हुआ 400 नंबर हमको थर्ड ईयर लाना पड़ेगा, यानी थर्ड ईयर कितने नंबर, 400 नंबर। क्लियर है बात ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखें कहा किसी कॉलेज के भवन निर्माण में योगदान हेतु कुछ व्यक्तियों को योगदान करने के लिए कहा गया। क्लियर है बात। कहा इनमें से 60% व्यक्तियों ने 600 रुपए औसतन दान दिए जिससे भवन निर्माण में आने वाले खर्च का 75% पूरा हो गया। कहा शेष व्यक्ति किस औसत से दान दे जिससे कि शेष खर्च पूरा हो जाए। देखें यार कहा 60%, आप लोगों को पता है योग बराबर होता है औसत गुना संख्या। तो यहाँ का 60% लोग, ये व्यक्ति का संख्या दिया परसेंट में, कहा ये 60% व्यक्ति जो हैं 600 रुपए औसतन दान दिए। तो टोटल कितने दान दे दिए, तो औसत गुना संख्या टोटल इतने रुपए उन्होंने दान किया। कहा 60% लोगों ने, अगर परसेंट को अभी इग्नोर कर दें तो ऐसा कर सकते हैं कि 60 लोगों ने 600 रुपए औसतन दान किए। 60 लोगों का औसत दान है 600 रुपए, तो 60 लोगों द्वारा किया गया टोटल दान कितना, तो औसत गुना संख्या, ये टोटल इतने रुपए दान इन्होंने किया। अब कहा
ये जो पैसा कलेक्ट हुआ ना, इस पैसे से 75% खर्च पूरा हो गया। तो मेरे भाई आप बताएं, इस पैसे से 75% खर्च पूरा हो गया, यानी 75% खर्च का जो कॉस्ट है वो इतना है, तो 1% खर्च का कॉस्ट कितना होगा? तो 75 से डिवाइड कर दीजिए। मानते हैं बात यहां से? तो ये आ गया फर्स्ट डाटा से 1% खर्च का कॉस्ट। क्लियर है? तो यानी बराबर। अब कहा शेष व्यक्ति, तो यार 60 व्यक्ति ने औसत दान कर दिया, 60% लोगों ने दान कर दिया, तो शेष बच गए कितने परसेंट लोग? 40% लोग। अब कहा ये बचे हुए लोग कितना के औसत से दान करें, यही मेन सवाल है, कितना रुपए औसत दान करें। हम लोगों ने मान लिया 40% लोग 1 रुपया औसत दान किया, तो 40% लोग का टोटल दान कितना? तो औसत गुना संख्या। अब कहा ये जो टोटल पैसे कलेक्ट हुए ना, इस पैसे से बचा हुआ खर्च, 75% पहले ही खर्च पूरा हो गया, तो शेष कितना खर्च अभी और बचा हुआ है? 25%। और कहा इस बचे हुए पैसे से 25% खर्च पूरा हो गया, यानी ये 25% खर्च का कॉस्ट इतना, तो 1% खर्च का कॉस्ट कितना? तो 25 से डिवाइड कर दीजिए। तो ये सेकेंड डाटा से 1% खर्च का कॉस्ट आ गया, ये फर्स्ट डाटा से 1% खर्च का कॉस्ट आ गया, दोनों 1% का है, अतः आपस में बराबर। 25 तिया 75, 20 दूना 40, 20 तिया 60, 3 से 3 कैंसिल। अब 2 से इसको काटिएगा तो 30 बार में, तो x बराबर 30 बार करने का मतलब 300 होगा, 30 दूना 60, तो 1 जीरो और 600 है तो 1 जीरो, यानी x बराबर 300, यानी बचे हुए 40% लोगों ने 300 रुपए औसतन दान किए। ऑप्शन नंबर ए। देखिए का क्लास में लड़कों की औसत आयु लड़कियों की संख्या की दुगुनी है। बॉयज का औसत एज लड़की के संख्या से दुगुना। 50 की कक्षा में लड़के और लड़कियों का अनुपात जो है ये 4:1 है। देखें यार, बॉयज और गर्ल्स के संख्या का रेशियो दिया है 4:1, यानी बॉयज का संख्या 4 यूनिट, गर्ल्स का संख्या 1 यूनिट, तो टोटल विद्यार्थी का संख्या कितना? 5 यूनिट। पर एक्चुअल में टोटल विद्यार्थी दिया है इसने कितना? तो 50, यानी 5 यूनिट बराबर 50, तो 1 यूनिट बराबर 10। 1 यूनिट 10, तो बॉयज का संख्या 40, गर्ल्स का संख्या 10। अब सुनिए गौर से, ऊपर वाला लाइन में इसने रिलेशन दिया कि लड़कों की औसत आयु जो है वो लड़कियों की संख्या से 2 गुनी है। लड़कों का औसत आयु लड़की के संख्या से 2 गुना। तो आपसे सवाल का लड़कों की कुल आयु कितना? तो यार लड़कों का औसत आयु, लड़का है कै गो? 40 ठो। अब का इन 40 लड़कों का औसत एज लड़कियों के संख्या से 2 गुना है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर लड़की का संख्या 10 है तो लड़कों का औसत एज जो है 10 का 2 गुना, यानी कितना होगा? 20 होगा। समझ पा रहे हैं ना बात को? इसका मतलब ये हो गया कि 40 लड़के का औसत आयु 20 साल है, तो 40 लड़के का टोटल एज कितना? 4 दूना 8, यानी 800 ईयर। 40 लड़के के उम्रों का योग कितना? 800 साल। ऑप्शन नंबर सी। देखिए कहा 40, 50 तथा 60 छात्रों के 3 समूह एक परीक्षा में। पहला ग्रुप में 40 बच्चे थे, सेकेंड ग्रुप में 50 बच्चे और थर्ड में 60 बच्चे। अब का उनकी सफलता का प्रतिशत 100%। पहले ग्रुप में पास होने वालों का प्रतिशत है 100%, तो 100% कहने का मतलब 40 का 100%, तो 40 के 40 बच्चे पास कर गए। सेकेंड ग्रुप में पास होने वाले बच्चों का संख्या 90%, तो 50 का 90% निकालिएगा तो कितने बच्चे पास हुए? 45। कहा थर्ड ग्रुप के 80% बच्चे पास हो गए, तो 60 का 80%, परसेंट से 2 जीरो कैंसिल, यानी कितने? 48 बच्चे पास कर गए। तो कहा तीनों समूहों को मिलाकर पास होने वालों का प्रतिशत। तो यार आप बताएं तीनों ग्रुप को मिलाकर टोटल कितने विद्यार्थी ने एग्जाम दिया? तो 60, 40, 100 और 50 कितना? 150 बच्चों ने एग्जाम दिया। तीनों ग्रुप को मिलाकर टोटल कितने बच्चे पास हो गए? तो 8 5 13, 4 तिया 12, 1 13, यानी 133। 133 बच्चे पास हो गए। टोटल कितने में से? 150 में से। परसेंट तो 100 से गुना। 25 चौक 100, 25 छक 150, 2 तिया 6, 2 दूना 4। अब तो कटेगा नहीं, तो अब यहाँ से कर लें 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2, 266/3, 3 सते 21, या 3 8 24, 3 8 24, 3 8 24, 88.2/3%। ऑप्शन नंबर ए।
देखें, कहा कि सेब के मूल्य में कमी के कारण एक व्यक्ति जो है 1 रुपये 25 पैसे में 3 सेब के जगह 1 रुपये में 3 सेब खरीद लिया। पहले 1 रुपये 25 पैसे में 3 सेब आते थे, 1 रुपये 25 पैसे में, पर अब 1 रुपये में 3 सेब आ जा रहा है। इसका मतलब है कीमत में कितने का कमी हो गया? तो आप बोलेंगे 0.25 का। तो मेरे भाई 0.25 का कमी कितने पर हुआ है? तो 1.25 पे। परसेंट में रिजल्ट मांगा 100 से गुना। ऊपर भी डेसिमल के बाद 2 अंक, नीचे भी डेसिमल के बाद 2 अंक। ऊपर नीचे डेसिमल के बाद अंकों की संख्या समान है तो डेसिमल अपने जगह से हट गया। 25 पचे 25 से 5 से 20 पचे 100 यानी 20%। ऑप्शन नंबर ए। देखें यार, ये बहुत इजी सवाल है। कहा 2 बीज गणितीय व्यंजक x तथा y का HCF और LCM a तथा b है। बीज गणितीय व्यंजक कहने का मतलब हुआ ये 2 संख्या। देखें यार, जब भी वेरिएबल के रूप में चीजें देना तो उसको व्यंजक बोला जाता है, न्यूमेरिकल के रूप में देता है तो उसको संख्या बोलता है। तो इसका कोई मीनिंग है ना, बीज गणितीय व्यंजक मतलब वही हुआ। यहाँ पे 2 संख्या दिया है, पहला है नंबर x है, दूसरा नंबर y है। वेरिएबल के फॉर्म में नंबर दिया तो व्यंजक इसको बोल दिया, उससे ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। 2 नंबर है x और y का, इन दोनों का HCF a है, LCM b है। तो आप सभी को पता है ये रिलेशन कि जब भी 2 नंबर का चर्चा करे और उनके LCM तथा HCF का चर्चा करे तो फर्स्ट नंबर गुना सेकंड नंबर बराबर होता है LCM गुना HCF। तो हम लोग लिख सकते हैं a गुना b। ठीक है, ये पहला रिलेशन। सेकंड लाइन में कहा a प्लस b बराबर है x प्लस वाई। a प्लस b बराबर x प्लस वाई। कहा a क्यू प्लस b क्यू निकालना है। तो यार देखें, यहाँ पे 2 इक्वेशन दिया, 4 वेरिएबल दिया, सॉल्व तो कर नहीं सकते, यहाँ पे कंपैरिजन करना पड़ेगा। अब कंपैरिजन देखिए करिएगा कैसे। यहाँ x गुना y है तो दाएं साइड a गुना b है, तो यहाँ से x का मान a, y का मान b। अब आप कहेंगे सर जरूरी थोड़े ना है कि x बराबर a। नहीं मेरे भाई, जरूरी नहीं है। x बराबर b भी ले सकते हैं और y बराबर a भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चूंकि यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं दिया कि x बराबर a और y बराबर b, ऐसा कुछ रिलेशन हिंट्स नहीं दिया है आपको। तो आप कंपैरिजन जब करिएगा तो x बराबर x गुना y, a गुना b, दोनों साइड सिंबल सेम है, x गुना y a गुना b। तो हमने सिंपल यहाँ पे कंपैरिजन कर लिया क्या कि x बराबर a, y बराबर b। ऐसा भी हो सकता है x बराबर b, y बराबर a, हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप कुछ भी ले लें, रिजल्ट सेम आना है। यहां पर देखें a बराबर x, b बराबर y। तो यहां से a क्यू यानी x क्यू, b क्यू यानी y क्यू। अगर x बराबर a की जगह b ले लीजिएगा तो यहां पे क्या हो जाएगा, a क्यू यानी y क्यू प्लस एक्स क्यू। तो प्लस है तो आगे पीछे लिखने कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। ऑप्शन नंबर डी। तो आप इस चीज को ध्यान में रखिएगा, 2 इक्वेशन है, 4 वेरिएबल है, सॉल्व नहीं कर सकते, यहाँ कंपैरिजन कर सकते हैं। और एक चीज और, ऐसा नहीं कि x बराबर a ही होगा या x बराबर b, कुछ भी ले सकते हैं। कंपैरिजन करेंगे तो x बराबर a भी हो सकता है, x बराबर b, कुछ भी ले, रिजल्ट सेम आना है। देखिए यार, का 2 धनात्मक सम संख्या यानी पॉजिटिव इवन नंबर है, का उनका HCF 2 है। HCF कितना दिया है? HCF दिया है 2 और उन दोनों नंबर का LCM दिया है 84। यार देखिए, 2 नंबर का HCF अगर 2 है तो HCF तो नंबर को हमेशा विभाजित करता है, HCF नंबर को हमेशा काटता है। तो पहला नंबर हमने मान लिया है मेरे भाई 2x और दूसरा नंबर हमने मान लिया 2y। और ये चीज आप सब लोग पहले ही से जानते हैं कि x और y यहाँ को प्राइम होगा। को प्राइम यानी सह अभाज्य होगा। x और y क्या होगा? सह अभाज्य यानी को प्राइम नंबर होगा। अब देखें यार, पहला नंबर 2x है, दूसरा नंबर 2y है, तो इन दोनों का LCM दिया है 84। तो अगर इन दोनों नंबर का आप LCM निकालेंगे तो हो जाएगा 2x। अरे मेरे भाई,
2x और 2y का एलसीएम निकालेंगे तो 2 से दोनों कटेगा ना, तो x 2 से ये y, तो एलसीएम 2 गुना x गुना y 2xy हो जाएगा। समझ रहे ना बात? तो एलसीएम 2xy, लेकिन दिया है कितना 84, 2 से काट दीजिएगा तो xy बराबर कितना 42। अब यार देखें xy 42 है, तो ऐसा दो नंबर आप पिक करिए, ऐसा दो प्राइम नंबर पिक करिए, को प्राइम नंबर पिक करिए जिसको गुना करने पर 42 हो। ऐसा दो नंबर कौन जिसको गुना करने पर 42 हो? तो 7 और 6, तो 7 गुना 6 42। अब देखें 7 और 6 को प्राइम नंबर है ही, 7 और 6 क्या है? को प्राइम नंबर। को प्राइम कहने का मतलब वो ऐसा जोड़ा जिसका HCF1 हो, तो 7 6 का HCF1 यानी x का वैल्यू 7, y का वैल्यू 6। तो पहला संख्या हो जाएगा कितना 7 दूना 14, दूसरा संख्या हो जाएगा कितना 6 दूना 12। बोला दोनों नंबर इवन है तो 14 12 सम संख्या है का, इन दोनों का योग क्या होगा? तो इनका योग होगा 14 12 26। क्लियर बात? देखें यार ये बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान से समझिए। एक कॉन्सेप्ट है जो थोड़ा सा मैं डिस्कस कर देता हूं, देखिएगा। ये सब चीजें आपको पता होना चाहिए पहले से। देखें यार ये सबको पता है ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर क्या होता है, तो आप जानते हैं सर ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये होता है, सबको पता है ये चीजें, मानते हैं ना बात। यार एक चीज अब आप बताएं, अगर लेट सपोज हम b बराबर 1 मान लें, b बराबर क्या मान लें 1 मान लें, तो गौर से सुनिएगा नजरे सामने, अगर हम लोग b बराबर 1 मान लें तो ये क्या हो जाएगा मेरे भाई? तो आप बोलेंगे सर ए क्यू प्लस b बराबर 1 ले लिए तो 1 का क्यू कितना 1 बराबर a, तो a, b को हमने कितना माना है 1, क्लियर है यहां तक, इंटू ए स्क्वायर माइनस a गुना b, b का मान है 1 तो a गुना 1 कितना a, प्लस b है 1, b कितना है 1 तो 1 का स्क्वायर कितना 1, ये रिजल्ट आएगा। अब यार यदि गौर से अब यहां से समझिएगा, यदि ए स्क्वायर माइनस ए प्लस 1 बराबर 0, ए स्क्वायर माइनस ए प्लस 1 0 हो, तो आप बताएं यार अगर इसका मान 0 है, इसका मान कितना हमने लिया 0, इसका मान क्या लिए 0, अगर ये 0 है तो 0 से इसमें गुना करिएगा, पूरा कंप्लीट दाएं साइड क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा, यानी कि आ जाएगा ए क्यू प्लस 1 बराबर 0, ए क्यू प्लस 1 बराबर 0, तो मेरे भाई ए क्यू बराबर क्या होगा प्लस 1 उधर जाके हो जाएगा -1, तो यहां से ये रिजल्ट निकल कर आया कि ए क्यू बराबर क्या होगा -1। तो ये चीजें आप ध्यान में रखिएगा, इधर हम साइड में लिख देते हैं पहला कंडीशन, ऐसा नहीं केवल इसी सवाल के लिए, ये हर जगह अप्लाई होगा, बहुत जगह यूज में आता है अलजेब्रा में ये चीज, ये सब चीज जो है ये आपको अब पता होना चाहिए, इसको आप सवाल बनाने के दौरान नहीं निकाल सकते इतना, ये चीजें आप लोग ध्यान में रखिएगा कि यदि, कहां गया पेन यार, यदि ए स्क्वायर माइनस ए प्लस 1 बराबर 0 हो तो ए क्यू बराबर होगा -1, क्लियर है ना, ए क्यू बराबर क्या होगा -1, ये पहला कंडीशन, क्लियर है यहां तक। अब आ जाए दूसरा पे, जैसे मेरे भाई ये भी आप सभी को पता है ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर क्या होता है, तो आप बोलेंगे सर ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो यार लेट सपोज बी बराबर 1 मान लिए, बी बराबर क्या मान लिए 1 मान लिए, तो ये बनेगा ए क्यू माइनस 1 का क्यू 1 बराबर ए माइनस बी, बी का मान कितना है बुआ 1 इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी, बी का मान 1 है तो ए गुना 1 कितना ए प्लस बी 1 का स्क्वायर 1। तो यार अगर अब इसको हम 0 मान ले, इसको क्या मान ले 0 मान ले, अगर इसको 0 मान लीजिएगा तो दाएं साइड तो पूरा, चूंकि 0 से इसमें गुना करिएगा पूरा 0 बन जाएगा, तो दाएं साइड क्या हो जाएगा ए क्यू माइनस 1 बराबर 0, तो ए क्यू बराबर क्या आ जाएगा -1, दाएं साइड जाके +1, तो ये एक रिजल्ट आ गया। तो यार ये दूसरा चीज आप ध्यान में रखना कि यदि
ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 बराबर 0 हो तो ए क्यू बराबर क्या होगा, तो +1। देखें यार, यहाँ पे अगर माइनस है तो ए क्यू बराबर, ये याद करने का तरीका, यहाँ पे अगर माइनस है तो ए क्यू क्या हो जा रहा है, हट जा रहा है यार, ये है क्या हो गया मेरे भाई इसको। यहाँ पे अगर माइनस है, अरे यार यहाँ पे माइनस तो यहाँ भी माइनस, यहाँ पे प्लस, सब प्लस में है तो ए क्यू बराबर क्या हो जाएगा, +1। तो ये चीज़ आप लोग डायरेक्ट ध्यान में रखना, ये सब चीज़ आपको पता होना चाहिए। और ये बहुत खूबसूरत सवाल है मेरे भाई, आ जाए देखें यार। तो यार ये दिया है कि a + 1 बट्टा a बराबर -1 है, क्लियर है। आपसे सवाल बोला 1 - a + a स्क्वायर इंटू 1 + a - a स्क्वायर, इसका मान निकालना है, क्लियर है बात। अब आ जा देख यार, इसको रेशनलाइज करिएगा तो a स्क्वायर + 1 दाएं साइड जाएगा तो -a, इधर उठा के ले आइए तो a स्क्वायर + a + 1 बराबर 0। अभी हमने देखा कि a स्क्वायर + a + 1 बराबर 0 है तो ए क्यू बराबर क्या हो जाएगा, तो आप बोलेंगे सर जी अगर ऐसा है तो ए क्यू बराबर होगा 1, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब देखें यार, एक चीज 1 - a + 1 स्क्वायर है, तो यार a स्क्वायर + 1 के जगह हम लोग क्या ऐसा लिख सकते हैं, a स्क्वायर + 1 के जगह देखें तो आप बोलेंगे सर जी a स्क्वायर + 1, तो प्लस का ए उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का ए क्या हो जाएगा, माइनस का ए, बार बार गड़बड़ा जा रहा है, -a। बात क्लियर है। तो इसके जगह हम लिख सकते हैं -a, तो यहां से आ गया -a, क्लियर है, इनटू यार देखें एक चीज, 1 + a, प्लस वाला को गौर करिएगा, माइनस वाला को साइड कर दिया, माइनस में a स्क्वायर तो माइनस वाला को इग्नोर करिए, एक और a प्लस में है तो 1 + a, तो यहाँ से 1 + a, तो हम लिख सकते हैं 1 + a बराबर a स्क्वायर दाएं साइड चला जाएगा तो -a स्क्वायर। बात समझ पा रहे हैं, तो इसके जगह होगा -a स्क्वायर, तो यहाँ बनेगा -a स्क्वायर, बात खत्म हो गया। -a -2a गुना -a स्क्वायर -2a स्क्वायर, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 2 दूना 4, a गुना a स्क्वायर तो a क्यू, तो ये 4 गुना a क्यू का मान है 1, तो 4 गुना 1 कितना, 4, ऑप्शन नंबर डी। बहुत अच्छा सवाल है, 1-2 बार इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। देखें यार, ये कंडीशन दिया है, ये चीज पूरे के बट्टा में 2x है, यानी 2x से दोनों में बारी बारी भाग होगा ना, तो यहां भाग दीजिएगा तो ये बन जाएगा 3/2x, माइनस इसमें डिवाइड करिएगा, x से x कैंसिल कितना 5/2, प्लस यहाँ दीजिएगा 3/2 बाई सिमिलरली 5/2, अगेन 2z से दोनों में बारी बारी तो 3/2z, माइनस z से z कैंसिल 5/2 बराबर। अब देखें यार 3/2x 3/2 बाई 3/2z, तो 3/2 अगर कॉमन कर लीजिएगा तो यहाँ आ जाएगा 1/x माइनस 1 प्लस में है ना, तो 1/बाई प्लस 1/z। और यार ये -5/2 -5/2 दाएं साइड जाएगा तो 5/2 प्लस 5/2 प्लस 5/2 कितना बार, 3 बार, तो 3 से गुना कर दीजिए। अब 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ आ गया 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z बराबर 5। हमको चाहिए 2/x 2/y 2/z, तो यार 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z बराबर 5 है, तो 2/x तो इधर सब में 2 से गुना करिएगा, इधर सब में 2 से गुना कर दीजिएगा मेरे भाई, तो दाएं साइड भी 2 से गुना, तो 2 से गुना तो 5 दूना 10, ऑप्शन नंबर बी। देखें यार ये भी अच्छा सवाल है,
का ऊपर में दिया 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 8, 9, 10 इस तरह से। तो यार इस तरह के सवाल को सॉल्व करना आप नंबर सिस्टम में सीखे थे। 1 से लेकर लगातार n तक के प्राकृत संख्या के वर्गों का योग क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। अब 6 से दिया है तो 1 से लेकर 10 तक में से 1 से लेकर 5 तक का आप घटा दीजिएगा, हो ही जाएगा। पर यार ये इतना छोटा सीरीज है, 5 ही डिजिट है, तो आप इसको डायरेक्ट भी जोड़ लीजिए, नहीं तो आप चाहें तो 1 से लेकर 10 तक के वर्गों के योग में से 1 तक के 5 तक के 1 से लेकर 5 तक के वर्गों का योग घटा लीजिए। पर छोटा सीरीज है मेरे भाई, उतना जरूरत नहीं है इसको डायरेक्ट ऐसे ही आपका कैलकुलेशन अगर फास्ट है तो ऐसे ही कर लें। 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे सर जी 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100, ऐसे ही जोड़ ले ज्यादा अच्छा रहेगा। 6 4 10, 10 20, हाथ में रहा 2, 5 4 9 6 15, 15 8 23, हाथ में रहा 2 1 3, यानी 323। तो ऊपर वाला को अगर सॉल्व करिएगा तो इन सबों का योग ऊपर में आ गया कितना, तो आप बोले यार कि ऊपर वाला का योग आएगा 300, कितना था 30 था क्या, 330 ही था ना यार, यस 330। देख लेते हैं एक बार। 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 100, 6 4 10, हाँ 6 4 3 7, 3 10, 4 3 7, 2 9 6 15, 15 और 8 23, हाथ में 2 330, सही तो है। तो ऊपर वाले का योग आ गया 330। अब नीचे वाला को सॉल्व करेंगे, सुनिए ऐसा आप लोग सॉल्व करना जानते होइएगा। 7 + 4 √3 है, तो यार रूट के पीछे में 2 होना जरूरी, यहाँ पे 4 है 2 होना जरूरी होता है, तो 4 को लिख सकते हैं 2 × 2, यस लिख सकते हैं। तो 7 + 1 2 बाहर में 1 2 रूट के अंदर ले जाइएगा तो 2 का स्क्वायर 4 तिया कितना हो जाएगा 12। अब ऐसा 2 नंबर पिक करिए जिसको गुना करने पर 12 और जोड़ने पर 7 हो, ऐसा 2 नंबर जिसको गुना करने पर 12 और जोड़ने पर 7 हो, तो आप बोलेंगे सर ऐसा 2 नंबर है 4 और 3। अब जिन दोनों को सोचे उस पे रूट लगा के यहाँ प्लस तो यहाँ भी प्लस। अब 4 का वर्गमूल अगेन 2 √3, ये चीज इसका आ गया। अब मेरे भाई एक चीज देखें, ये 4 √3 है, 4 रूट माइनस √4 + 2 √3 है। तो यार आप ऐसा 2 नंबर पिक करिए जिसको गुना करने पर 3 हो और जोड़ने पर 4 हो, तो आप बोलेंगे सर ऐसा 2 नंबर कौन जिसको गुना करने पर 3 जोड़ने पर 4, तो ऐसा 2 नंबर है 3 और 1। अब जिन दोनों को सोचे उस पे रूट लगा के यहाँ प्लस तो यहाँ भी प्लस, तो यार इसमें से अगर इसको घटाइएगा तो ये -1 हो जाएगा ना, तो प्लस कैंसिल, 2 में से 1 जाएगा ये। तो नीचे वाला पूरा को सॉल्व अगर करिएगा तो इसका मान आ जाएगा 1। तो ऊपर में है 330, नीचे में आया 1, यानी ऑप्शन नंबर ए। आप बाएं साइड वाला चीज को सॉल्व करना जानते हैं ना, इस वाला चीज को तो रेशनलाइज करना आप लोग जानते ही हैं। तो देखें यार यहाँ पे साइड में कर लेते हैं 5 + √11 अब बट्टा में 3 - 2 √11। मेरे भाई नीचे वाला के कंजुगेट से ऊपर नीचे, तो माइनस का कंजुगेट प्लस होता है, तो प्लस से ऊपर नीचे गुना 3 + 2 √11 अब बट्टा 3 + 2 √11। देखिए अब यार 5 से दोनों में गुना होगा बारी बारी, तो 5 तिया 15 प्लस 5 दूना 10 √11 प्लस √11 से दोनों में, तो √11 × 3 3 √11 प्लस √11 × 2 √11, तो √11 × √11 मेरे भाई 11 और 11 दूना 22 बट्टा में a - b × a + b, a स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 माइनस b स्क्वायर 2 √11 का स्क्वायर अगर करिएगा तो 2 का स्क्वायर 4 √11 का स्क्वायर 11, तो 11 चौक कितना 44। क्लियर है बात। अब देखें नजरे सामने यार 15 12 कितना 37 प्लस 10 √11 प्लस 3 √11 13 √11 और बट्टा में 9 में से 44 गया माइनस का 35। अब एक चीज सुनिए गौर से, क्या यार आप बताएं अगर बट्टा में पूरे के बट्टा में -35 है तो क्या -35 से दोनों में बारी बारी भाग दे सकते हैं, तो आप बोलेंगे सर जी यस। तो -35 से यहाँ भाग देंगे तो क्या आएगा -37 बट्टा 35, अब प्लस इंटू माइनस माइनस 13
√11/35। क्लियर है ये बात। तो अब ये चीज तो आप लोग खुद से भी कर सकते हैं, तो इस चीज को हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं यहां पे। देखें, इसको रेशनलाइज करिएगा तो आएगा -37/35 -13/35 √11 बराबर x + y√11। अब देखें यार, यहां से अगर दोनों साइड कंपैरिजन करिएगा तो यहां से x बराबर क्या आ जाएगा, तो आप बोलेंगे सर x बराबर -37/35 एंड बाई। देखें यार, यहाँ √11 का कोफिशिएंट बाई है, यहाँ √11 का कोफिशिएंट क्या है, तो -13/35 है। यहाँ √11 का कोफिशिएंट बाई है और यहाँ √11 का कोफिशिएंट -13/35 है, यानी बाई बराबर आ गया -13/35। ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है बात। चलिए आगे बढ़ते हैं, आखिरी सवाल है का 5 संख्याओं का औसत 76 है। 5 संख्या का औसत 76 है, तो आप बताएं पांचों संख्या का योग कितना होगा, तो 5 × 76, 5 × 30, 5 × 7 35, 3 38, 380 का पहली संख्या अन्य 4 संख्या के योग का 3/7 है। मेरे भाई का पहली संख्या जो है अन्य 4 संख्या यानी कि B, C, D और E अन्य 4 संख्या के योग का 3/7 है, यानी 3:7 है। तो पहला संख्या 3 यूनिट, बाकी 4 संख्या का योग 7 यूनिट, तो पांचों संख्या का योग कितना, तो 3 × 7 10 यूनिट पर दिया है कितना, 380। 10 यूनिट 380, तो 1 यूनिट बराबर कितना, 38 का पहली संख्या। तो पहली संख्या 3 यूनिट, 1 बराबर 38, तो 3 बराबर कितना, 3 × 38, 3 × 8 = 24, साथ में रहा 2, 3 × 3 = 9, 2 = 11, यानी 114। ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है ना। तो थैंक यू सर, धन्यवाद। आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा और पूरा देखने का जरूरत नहीं है वीडियो, ऐसा नहीं कि शुरू से एंड तक देखते रह जाइए। आप पहले सेट को बना लें और जहां जहां प्रॉब्लम होता है बस वीडियो को बढ़ा के वहां तक देख लें, ठीक है ना। तो आज के लिए यहीं तक, थैंक यू, धन्यवाद सर। और ध्यान रखिएगा ये रेगुलर नहीं सेट चलेगा, अल्टरनेट डेज में हम लोग इसको करेंगे।